जब उत्तराखंड राज्य बना था उसको 26 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और आज भी ऐसा है कि जो उत्तराखंड के गांव हैं या उत्तराखंड के जो लोग हैं आज भी वो अभावों से जूझ रहे हैं। साथ में जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, आज भी वो समस्याएं जस की तस हैं। 78 साल आजादी के बीत गए, लेकिन ये 78 सालों में हमें लगता नहीं है, हम उत्तराखंड वासियों को लगता नहीं है कि हम आजाद हो चुके। आज भी वही समस्याएं हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी हैं जैसे कि आजादी से पहले थी। आज भी हमारे लोग, जबकि भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इतना बड़ा प्रचार कराया जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर हमने ये कर दिया, रोडें बना दी, हमने ये कर दिया, लेकिन मैं मानता हूं आपने रोडों खुदवाई है, लेकिन उन रोडों का क्या फायदा हुआ? उन रोडों का स्थानीय निवासियों पे, पहाड़ियों के लिए क्या फायदा हुआ? जबकि समय समय पर हम पहाड़ के लोगों ने, चाहे वो पूर्वाध में कांग्रेस रही हो, चाहे आपकी भाजपा, मैं नहीं समझता कि किसी के भी राज में जो है हमें कोई सुख सुविधा मिली हो। आज भी हमें मात्र, आज ये जो धरना चल रहा है ये मात्र इसलिए चल रहा है कि आजादी के 78 साल बाद भी आज हमारे पास 15 किलोमीटर जो रोड है जिसकी मांग हम बहुत सालों से कर रहे हैं, उसके लिए आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शित आयोजित करना पड़ रहा है। ये लोग जो हैं हमारे प्रदेश के लोग हैं, उसी गांव से संबंधित लोग हैं जो वहां से चलकर आज यहाँ पे जंतर मंतर की भूमि पर पहुंचे हैं, ताकि जो राज्य सरकारें लगातार हमारी मांगों को अनसुना कर रही हैं, वो मांग जो है यहाँ केंद्र सरकार तक हम पहुंचा सकें। जैसे मैंने कहा 78 साल आजादी के, लेकिन वो आजादी आज भी हमें 15 किलोमीटर की पड़ती है। जब हम लोग उस जंगल के क्षेत्र से, जहां पे जंगली जानवरों का बहुत भय है, जहां पे अभाव है, आप इतने दुर्गम रास्ते पर आप चल नहीं सकते। हम पहाड़ी हैं इसलिए मजबूरी में हम चले जाते हैं, लेकिन अगर आप आए तो आप उस रास्ते पे कदम नहीं रख सकते। वो हाल है उत्तराखंड का। और राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। सरकार अरबों खरबों के प्रोजेक्ट बनवा रही है। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे इसका उदाहरण है, जहां ट्रेन पहुंच गई है। लेकिन क्या कारण है कि अगर आपने ये 4-4 लेन की सड़कें वहां पे बना रखी, लेकिन वो सड़क हमारे गांव तक क्यों नहीं पहुंचती है? इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं है। हम वहां के मूल निवासी हैं, हम मूल निवासियों के अधिकार हमारी भूमि पर हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे अधिकारों की बात कोई नहीं करता। लगातार अरबों खरबों के प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, उन प्रोजेक्टों का फायदा क्या हमारे लोगों का, उनका अधिकार नहीं बनता? उन प्रोजेक्टों का जो फायदा हमारे लोगों को पहुंचना चाहिए वो क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों आज भी हमारे लोग आजादी के 78 साल बाद पैदल चल रहे हैं? क्यों राज्य सरकारें नहीं सुनती हैं? चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, हमारे लिए तो कोई भी सही साबित नहीं हुआ। आज भी हम उन्हीं अभावों से जूझ रहे हैं, वैसे ही हम पैदल चल रहे हैं। आज भी हमारे बच्चों को 5-5, 7-7 किलोमीटर दुर्गम इलाके से होकर स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। आज भी हमारे बहुएं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग किस तरह उस मार्ग पर चलते हैं, कैसी कैसी उनको परेशानियां, अगर कोई बीमार हो जाए बुजुर्ग तो कैसे वो 15 किलोमीटर पैदल चलकर किसी हॉस्पिटल तक पहुंचे, और आप हॉस्पिटल पहुंचते तो वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। कहां है विधायक? 70 विधायक है उत्तराखंड के अंदर, कहां है वो विधायक? कहीं नजर नहीं आते। 5 सांसद है, कहां है वो सांसद? 2 राज्यसभा सांसद मिला के 7 सांसद हमारे बनते हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्याओं की, हमारी मूलभूत सुविधाओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? और क्यों गांव खाली हो रहे हैं? एक पलायन का बड़ा मुद्दा है। क्यों पलायन हो रहा है? पलायन इसलिए हो रहा है कि राज्य सरकार अपना धर्म नहीं निभा रही है। जो स्थानीय विधायक हैं, जो स्थानीय अथॉरिटी हैं, उनका किसी का भी ध्यान स्थानीय निवासियों की तरफ नहीं है। यही सच्चाई है। और हमें मजबूर होकर सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है इस जंतर मंतर की भूमि पर, लेकिन किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। यही सच्चाई है। ये तमाम निवासी बैठे हुए हैं गांव से जो आ रखे हैं, इनको पूछिए इनका जीवन कैसा है वहां पर।
इनका जीवन आज भी, जबकि मैं कहता हूं कि जब हम गुलाम थे, पराधीन थे, शायद उस समय पर हम अपना भाग्य मानकर कि चलिए हम पराधीन हैं, हम रह लेते। लेकिन ऐसी आजादी का क्या फायदा, जिस आजादी में आज भी हमारा जीवन बड़ा दुष्कर जीवन हो रखा है, बड़ा दुर्गम हमारा जीवन हो रखा है। क्या किया जाए? क्या हमारे पास रास्ता है? संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का, लेकिन हमारी बात सुनने वाला कौन है? क्या सरकारें सुनेंगी? क्या केंद्र सरकार सुनेगी? और आज हमें यहाँ पे आकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री और जो सड़क परिवहन राज्य मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री है श्री नितिन गडकरी जी, उन तक बात पहुंचाने के लिए हमें इतना सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आना पड़ा कि कम से कम मूलभूत सुविधाओं में जो एक जरूरी चीज है सड़क, वो तो दे दीजिए। उस सड़क का फायदा क्या जो अरबों खरबों लगाकर आप श्रद्धालुओं के लिए बना रहे हो? उस सड़क का क्या फायदा है? हमें तो कोई फायदा नजर नहीं आया। उस रोड को खुदवाने से भी हमारी परेशानियां और बढ़ गई हैं। आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, भारत सरकार लगभग 20,000 करोड़ का जो बजट है वो चारधाम प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि किस तरह हमारा जीवन बड़ा कठिन जीवन है। आप ऋषिकेश चले जाइए, दिल्ली से शुरू हो जाइए और ऋषिकेश पहुंच जाइए। ऋषिकेश से बद्रीनाथ केदारनाथ जब आप हाईवे पे निकलते हैं तो आपको लगता है कि उत्तराखंड का विकास बहुत हो रहा है और आप खुश हो रहे होंगे कि भारत सरकार अच्छा काम कर रही है। हम भी मानते हैं, अगर वो सुविधा दे रही है श्रद्धालुओं को तो अच्छी बात है, लेकिन आप देखें ना कि हमारी भूमि, हमारे संसाधन, हमारे लोग वहां पे उपेक्षित जीवन जी रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, रुद्रप्रयाग एक मार्केट है हमारे गढ़वाल के अंदर, हमारे उत्तराखंड के अंदर। उस जगह से चारधाम प्रोजेक्ट चलता है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, यह उदाहरण है कि क्या असलियत है अंदर की। अंदर आपको बेशक बाहर से बड़ी चकाचौंध नजर आती होगी, लेकिन अंदर का जीवन कैसा है मैं आपको वो बता रहा हूं। आप इस छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस तरह हम लोग वहां पे उपेक्षित पड़े हुए हैं, किस तरह हम केवल हमारे नाम से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे नाम से बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, लेकिन हमारा जीवन बड़ा दुष्कर है। तो मैं बता रहा था आपको कि रुद्रप्रयाग एक मार्केट है, पुरातन काल से वो मार्केट है, उसकी अपनी महत्ता है और प्रयागों में एक प्रयाग रुद्रप्रयाग माना जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि उस हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो रुद्रप्रयाग मार्केट से निकल रहा था, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये किया कि जो श्रद्धालु बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं या गंगोत्री जाते हैं, चारधाम के लिए जाते हैं, वहां जो रुद्रप्रयाग मार्केट है, ये सब मार्केटों का हाल है। रुद्रप्रयाग मार्केट स्थानीय निवासियों की रोजी रोटी वहां से चलती है। और जब सरकार ने यह चारधाम प्रोजेक्ट चलाया तो जब देखा कि स्थानीय निवासी उस जगह को खाली करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी दुकानें हैं, उनका व्यवसाय है वहां पर, तो सरकार ने वहां से कुछ 200, 300, 500 मीटर दूर एक हाईवे निकाल दिया, एक बाईपास निकाल दिया। और बाईपास जहां से रोड जा रही है उसके आसपास की सारी जमीनें व्यापारियों को बेच दी गई। अब आप ये देखिए कि अगर आप चारधाम जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, तो आप रुद्रप्रयाग नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि चारधाम का प्रोजेक्ट वहां से गुजरता ही नहीं है, आप बाईपास निकल जाते हैं। तो ऐसी रोड का क्या फायदा जिससे हमारी रोजी रोटी छिन जाए? क्या विकास है हमारा वहां पे, बताइए। इसी तरह हर जितनी भी वहां पे मार्केट है यही हाल है। बाहर बड़ी चमकदार है, लेकिन आप अगर गांव के अंदर चले जाते हैं वहां से तो आपको 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और ये लोग बैठे हुए हैं, ये चमलोधुरा पौड़ी गढ़वाल के अंदर रेखणीकाल ब्लॉक है, उसके अंदर एक बहुत पुरातन गांव है, बहुत वहां पे अच्छे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव पहुंचना पड़ता है। कैसे जाएं? बुजुर्ग कैसे जाएंगे?
लोग कैसे जाएंगे? आप मेरे को इस बात का जवाब दे दें। और इसी वजह से आज हमें अपना धरना यहां जंतर मंतर पर, क्योंकि राज्य सरकार सुनने को तैयार नहीं है, स्थानीय विधायक सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय विधायक भाजपा के दिलीप सिंह रावत बड़े बड़े दावे करते हैं, 2-3 बार पहले उनके पिताजी रहे और उसके दो समय से वो 2 बार उनका टर्म हो चुका वहां पे। आज भी उन्होंने एक कॉपी भेजी है लोगों को बरगलाने के लिए, जो 4 साल पुरानी कॉपी है, ये दिखाने के लिए कि सरकार ने प्रोजेक्ट पास कर रखा है, लेकिन क्यों आप सड़क नहीं खोद रहे? आपने हमारे हजारों वृक्ष काट दिए, जंगल के हजारों साल के वृक्ष काट दिए। अगर उसका पैसा भी ग्रामवासियों को मिल जाता, पंचायत को मिल जाता, तो ये लोग अपने दम पर उस सड़क को बना सकते थे। कहां है वो हमारे वृक्ष, जो हजारों वृक्ष काट दिए गए? क्यों उनका अधिकार हमारे लोगों को, क्यों उनका पैसा हमारे लोगों को नहीं दिया गया? किस माफिया को वो वृक्ष बेच दिए गए? हजारों कीमती साल वृक्ष, कहां है उनका पैसा? और अगर आपने काट दिए, आपने अगर वहां पे प्रोजेक्ट पास कर रखा है जिसका आप दम भरते हैं बार बार कि हमने प्रोजेक्ट पर, देखो जी शासन ने आदेश करा, उस आदेश की तामील कब होगी? क्यों नहीं आप उसकी तामील करते और इन ग्रामवासियों को सहूलियत दे देते हैं ताकि अपने घर तक अपनी गाड़ी से पहुंच सके या बस से पहुंच सके? या आप ऐसा मार्ग ही बना दीजिए जो सुगम हो। लेकिन नहीं, इतना दुर्गम मार्ग, इतना दुर्गम जीवन हम लोगों का है कि आज हम लोग मजबूर हो गए हैं यहाँ पे बैठने के लिए। हजारों साल के वृक्ष, अगर जबकि ये अधिकार है ग्राम पंचायत का कि उसकी भूमि से जो वृक्ष कटते हैं उस भूमि पर ग्राम पंचायत का अधिकार हो, उस वृक्ष पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। कहां है उसका पैसा? कहां है वो वृक्ष हमारे जो काट दिए गए? कहां है एनजीटी? कहां है पर्यावरण मंत्रालय जो कहता है कि यहां ग्रीनरी होनी चाहिए, कोई पेड़ नहीं काटे? कहां है कोर्ट जो कहते कि पेड़ कटने नहीं चाहिए? और अगर वो पेड़ कटे तो कहां है वो पेड़? उसका पैसा हमारे गांव वालों को क्यों नहीं मिला? और अगर आपने उसको वन माफिया को बेच दिया है तो कहां है वो पैसा जो सड़क के लिए स्वीकृत हुआ है? दम भरते हैं कि 423 करोड़ रुपए उस सड़क के लिए इन्होंने दे रखा है। कहां है वो 423 करोड़? केवल कागजों में। 4 साल हो गए हैं। अब 4 साल पहले उन्होंने पेड़ काट के भूमि का मुआवजा गांव वालों को मिल चुका है, मुआवजा तक मिल चुका है, लेकिन रोड का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्या कहा जाए, विडंबना है, दुर्भाग्य है हमारा कि हमें ऐसी सरकारें मिली। किसको वोट दे? भाजपा कहती है हमें वोट दो, कांग्रेस कहती है हमें वोट दो, लेकिन हमारे वोटों के दम पर बनने वाली सरकारें हमें एक सड़क तक नहीं दे पाई। यह दुर्भाग्य है हमारा। क्या बोलें, किसका गुणगान करें? क्या गुणगान करें हम प्रधानमंत्री का या किसी पार्टी का? हम क्या गुणगान करेंगे? वो कहते हैं कि हिंदुत्व का नारा, आज ये लोग भी हिंदू बैठे हैं, क्यों नहीं इनका जीवन सुगम जीवन करके आप क्यों नहीं कोशिश करते कि इनकी सड़क मिल जाए? आज कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए, कैसे वो हॉस्पिटल तक पहुंचेगा? आधे से ज्यादा तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। कोई गर्भवती स्त्री, हमारी बहन, उसके लिए इलाज की व्यवस्था नहीं है। कई बच्चे बीच जो उस दुर्गम स्थान है वहां पे दम तोड़ देते हैं। क्यों? इलाज नहीं है। अरे कम से कम सड़क तो दो, एक मूलभूत सुविधा तो दो हमें, ताकि हम कह सके कि हाँ सरकार ने हमारे लिए कुछ कार्य किया है। क्या बोले, किस बात का गुणगान करें? आपको चिंता है अमेरिका की, आपको चिंता है यूरोप की, आपको चिंता है ह्यूमन राइट्स की, आपको मानवाधिकार की जो बात करते हैं उनकी चिंता है। इनकी चिंता नहीं है। ये जो बेटा, क्या ये मनुष्य नहीं है? क्या ये वो लोग नहीं है जिनको जीवन जीने का अधिकार है, जिनके वोटों के दम पर आप सत्ता प्राप्त करते हो, आपको गद्दी मिलती है? क्या इनका अधिकार नहीं है उस सड़क पर, उस पैसे पर, उस विकास पर जिसकी आप बात करते हो? सबका साथ सबका विकास अधिकार है। और आज हम उस विकास को क्या कहें? हमें तो नजर नहीं आता वो विकास किसके पास है, कहां है वो? हमारा तो किसी ने साथ नहीं दिया, तो हम तो कभी नहीं कह सकते कि सबका साथ सबका विकास, हम तो कभी नहीं कहेंगे।
हमने कांग्रेस को हटाया, भाजपा को लाए कि ताकि हमें कुछ सहूलियत मिले, जिस तरह से भाजपा ने हमसे वादे किए। उत्तराखंड की सरकार केवल मुख्यमंत्री बदलना जानती है। उत्तराखंड की सरकारें में केवल हर साल मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन लोगों के भाग्य जस के तस है। इनके भाग्य को कोई बदल नहीं पाया और मुझे लगता भी नहीं है। आप 4 साल से एक चिट्ठी घुमा रहे हैं। मैं दिलीप रावत जी से पूछता हूं, स्थानीय विधायक हैं, आप बड़े बड़े दावे करते हैं, कहां है इनकी सड़क, कहां है इनके पैसे जो आप कागज लहरा रहे हो कि 423 करोड़ रुपए जो है हमने स्वीकृत करवाए हैं? कहां है वो 423 करोड़ रुपए? और वो 423 करोड़ अगर स्वीकृत हुए हैं तो कहां है हमारी सड़क? बताइए। आप बड़े बड़े, आप देखिए पौड़ी गढ़वाल में जाइए आप, हर जगह चौड़ी चौड़ी रोडें, राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़े चौड़े हो रहे हैं, लेकिन उन राजमार्गों का फायदा किसको है? केवल बाहर से घूमने वालों को, जो 2-4 दिन के लिए उत्तराखंड की वादियों में आते हैं। इन लोगों को तो है ही नहीं। ये लोग तो क्या बोलूं, ये लोग तो आज भी ऐसे ही हैं। हरियाणा यूपी वालों के लिए बनी है जी वो रोडें चौड़ी। बिल्कुल सही है। और हरियाणा यूपी वाले, हरियाणा यूपी, देखिए विडंबना देखिए, हमारे पास रोड नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है। और एक गांव में अगर स्कूल बना भी है तो 5 किलोमीटर दूर बना है, तो बच्चे कैसे पहुंचेंगे वहां पे? ये विडंबना है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और इसी वजह से आज हमें यहाँ पे जंतर मंतर पे पहुंचना पड़ रहा है। इस जंतर मंतर पे हमें बोलना पड़ रहा है, अपनी आवाज को यहाँ पे रखना पड़ रहा है, ताकि नहीं हो रहा कि अगर केंद्र राज्य सरकार नहीं सुन रही है तो कम से कम केंद्र सरकार हमारी सुने। केंद्र सरकार तो सुने हमारी। अगर मुख्यमंत्री धामी नहीं सुनते हैं, वहां के स्थानीय विधायक दिलीप रावत नहीं सुनते हैं, रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी नहीं सुनते हैं, तो प्रधानमंत्री जी आप तो सुनिए। आप ही की प्रजा है। आप कहते हैं कि आध्यात्मिक आपकी राजधानी है उत्तराखंड, और आप साल में 4 बार उत्तराखंड आते हैं और उत्तराखंड वालों ने आपको सर माथे पर बिठाया है। हमने आपको भर भर के वोट दिया है और ये रोड हमारा अधिकार है। अगर आपका बैठा है मुख्यमंत्री यार, आपके भेजे गए जो विधायक हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए, अगर वो हमारी सड़क नहीं दे रहे हैं तो कम से कम आप निर्देशित करिए उनको। आप क्यों नहीं निर्देशित कर रहे हैं उनको? करिए उनको निर्देशित, बोलिए उनको किन गांव वालों को रोड दे, इनको स्वास्थ्य दो, इनको चिकित्सा दो। रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए। उत्तराखंड के अंदर 300 वैकेंसी निकलती हैं पोस्ट ऑफिस के डाकियों की। 70% से ज्यादा नौकरियां अन्य राज्यों के युवकों को मिलती है, उत्तराखंड के लोगों को मिलती है केवल लानत। आज हमारे बच्चे शहर छोटी मोटी नौकरियां करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे उपेक्षित पड़े हैं, इतने ज्यादा कुंठित हैं कि शराब के नशे में डूबे हुए हैं। किसकी बदौलत? उत्तराखंड राज्य कभी शराब के लिए नहीं जाना जाता था। आज उत्तराखंड के अंदर शराब की दुकानों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। यहां तक कि आपने ऋषिकेश जैसी धार्मिक नगरी को भी नहीं छोड़ा। मातर गंगा जी से मुश्किल से 300 मीटर दूर आपने ठेका खोल दिया। वो आपके लिए विकास है, लेकिन ये गांव वालों को आप नहीं देते हैं सड़क। क्यों? क्या कसूर है हमारा? ये कसूर है कि हमने आपको भर भर के वोट दिए, आपको सत्ता में बिठाया है। कौन सुनेगा? कब सुनेगा? और मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है, माननीय गृह मंत्री जी आपसे निवेदन है, और सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से मेरा निवेदन है
कि अगर आपके बिठाए नुमाइंदे, राज्य सरकार, विधायक, सांसद अगर इस बात को नहीं सुन रहे हैं तो कृपया एक आखिरी उम्मीद आपसे है, इसी उम्मीद के भरोसे आज हम यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात को सुनकर इन गांव वालों के रोड को स्वीकृत करेंगे और इनको वो एक गिफ्ट देंगे जो आप कहते हैं कि मैं उत्तराखंड मेरा दिल में बसता है। आपने कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के काम आएगा। इस बात को चरितार्थ करने का यही सबसे उपयुक्त समय है। आप दिखा दीजिए और हमें भी भरोसा हो जाएगा कि हाँ, हमारा कोई रखवाला है जो हमारी बात सुनता है। अन्यथा मैं आपको कह रहा हूं कि आज अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि एक दिन हम उग्र प्रदर्शन कर कर राज्य सरकार को उखाड़ कर फेंक दे, वो दिन दूर नहीं होगा। अगर हमें सुविधा नहीं मिली, हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड की राज्य सरकार को हम घुटनों पे ला देंगे। लेकिन आपसे उम्मीद है और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से भी पूरे राष्ट्र का भरोसा इस सरकार पर है। अभी भी हम उम्मीद लगाए बैठे कि हमारी आवाज आप तक पहुंचाएंगे और आप हमारी रोड को जो स्वीकृत हो चुकी है उसका काम करवा दीजिए। मैं आपका चरण वंदना, आपको साष्टांग प्रणाम करता हुआ उत्तराखंड से आऊंगा और आपके दरबार तक, आपके आवास तक मैं दंडवत करता हुआ आऊंगा। जैसे हम लोग भगवान के दरबार जाते हैं दंडवत करके, मैं आपको वादा करता हूं कि इस रोड को ले आइए। मैं उत्तराखंड से दूरा गांव से दंडवत करता हुआ आपके आवास, प्रधानमंत्री आवास पहुंचूंगा और आपका सम्मान करूंगा। यही मेरी आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।